कक्षा 11 कोशिका से संबंधित ये हमारा दूसरा भाग है। हमारे पहले भाग में हमने कोशिका की खोज के बारे में व प्रोकैरियोटिक कोशिका की खोज के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पादप कोशिका, जंतु कोशिका की संरचना का अध्ययन करेंगे व पादप कोशिका दोनों में अंतर देखेंगे व प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर का अध्ययन करेंगे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों एक प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिका होती है। इनमें कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित होती है? तो सबसे पहली जो भित्ति उपस्थित होती है वह कोशिका भित्ति होती है, जो कि सबसे बाहरी भित्ति होती है। दो कोशिकाएं आपस में संपर्क में रहती है, जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, और दो कोशिकाएं अलग अलग रहती हैं। उनके बीच में जो उपस्थित भित्ति होती है उसे मध्य पटलिका कहा जाता है। ये इस तरह से बाहर की सबसे जो परत नज़र आ रही है हमें वो मध्य पटलिका होती है, जिसे मिडल लेमिला भी कहा जाता है। पहली परत कोशिका भित्ति है। दूसरी भित्ति जो होती है वह कोशिका झिल्ली कहलाती है। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। पादपों में कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। आंतरिक जो सबसे आंतरिक परत होती है वह कोशिका झिल्ली कहलाती है। पादप कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहली एक बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है, जिसे हम रिक्तिका या रसधानी या वैक्यूल कहा जाता है। यह पादपों के अंदर अतिरिक्त जल को या पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। जो संचित पदार्थ होता है उनको भी ले जाने का कार्य करता है। तो एक बड़ी रसधानी रिक्तिका उपस्थित होती है पादप कोशिका के अंदर। इसके अलावा पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं। यह हरित लवक पादपों को प्रकाश संश्लेषण करने में सहायता प्रदान करते हैं। इन कोशिकांगों के अलावा कोशिका में ये जितना भी पदार्थ भरा होता है, इस पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। जितने भी कोशिकांग हमें इस कोशिका में नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा जितना भी पदार्थ कोशिका में भरा हुआ है, ये सभी पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। पादप कोशिका में सुव्यवस्थित केंद्रक उपस्थित होता है। ये संरचना हमें दिखाई दे रही है। दोहरी झिल्ली युक्त केंद्रक उपस्थित होता है पादप कोशिका में। पादप कोशिका में केंद्रक सभी क्रियाओं का नियंत्रण करने का कार्य करता है और इसके लिए उसके मध्य में एक केंद्रिका उपस्थित होती है, जो केंद्रक के मध्य में उपस्थित होती है। केंद्रक में गुणसूत्र भी उपस्थित होते हैं, जो लक्षणों का नियंत्रण करने का कार्य करता है। इस केंद्रक के बाहरी ओर दो तरह की अंतःप्रदवी जालिका उपस्थित होती है, जिसमें दो प्रकार की अंतःप्रदवी जालिका उपस्थित होती है। एक की संरचना हमें दिखाई दे रही है, जिसमें छोटे छोटे कण उपस्थित हैं। ये छोटे छोटे कण राइबोसोम होते हैं और ये जो नलिका जैसी संरचना जिसके ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इसे खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका कहा जाता है। यह खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका राइबोसोम की उपस्थिति की वजह से प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायता प्रदान करता है। उसी प्रकार से एक और प्रकार की अंतःप्रदवी जालिका होती है। ये जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर नलिका नुमा संरचना, जिसके ऊपर किसी प्रकार के कोई कण उपस्थित नहीं होते हैं, ये चिकनी अंतःप्रदवी जालिका कहलाती है। ये चिकनी अंतःप्रदवी जालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर किसी प्रकार के कण उपस्थित नहीं होते हैं। यह लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करने में सहायता प्रदान करता है पादप कोशिका को। इसके अलावा और कौन सी संरचनाएं पादप कोशिका में होती हैं? तो पादप कोशिकाओं में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, जिसे हम ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं।
जो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करेगा। इसके अलावा पादप कोशिका में लयनकाय लाइसोसोम भी उपस्थित होता है। यह लयनकाय लाइसोसोम भोजन को पचाने में सहायक होता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैलिया भी कहा जाता है। इसके अलावा पादप कोशिका में छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं जो राइबोसोम कहलाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा पादप कोशिका में परऑक्सीसोम सूक्ष्म नलिकाएं भी उपस्थित रहती हैं जो कि भोजन का निर्माण करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से पादप कोशिका की संरचना होती है। जब हम जंतु कोशिका की संरचना पढ़ेंगे तो उसमें हरित लवक अनुपस्थित होगा। और क्या विशेषताएं होती हैं, तो हम अब जंतु कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं कि जंतु कोशिका में कौन कौन सी संरचनाएं हैं और दोनों में क्या अंतर होता है। जंतु कोशिका में बड़ी रिक्तिका अनुपस्थित होती है। जैसे कि हमने पादप कोशिका में देखी है बड़ी रिक्तिका रसदानी, उस तरह से जंतु कोशिका में कोई भी बड़ी रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है। इसमें रसदानी बहुत ही छोटी होती है या अनुपस्थित होती है जंतु कोशिका में। पहला अंतर ये होता है। दूसरा, पादप कोशिका में सबसे बाहरी जो परत होती है वो कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में सबसे बाहरी भित्ति जो है वो कोशिका भित्ति होती है, क्योंकि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो पहला अंतर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में यही होता है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका में भरा हुआ सभी जो द्रव होता है वह कोशिका द्रव्य कहलाता है। ये सबसे बाहरी जो भित्ति होती है इसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली कहलाती है, सबसे बाहरी जो परत होती है, सबसे बाहरी परत ये कोशिका झिल्ली कहलाती है। इसके अलावा मध्य में एक केंद्रक उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में मध्य में एक केंद्रक उपस्थित होता है जो कि दोहरी झिल्ली युक्त होता है। वह ये केंद्रक उपस्थित है और केंद्रक के मध्य में एक केंद्रिका उपस्थित होती है। ये केंद्रक का आवरण होता है जो कि दोहरी झिल्ली युक्त होता है। डबल लेयर हमें इस चित्र में दिखाई दे रही है। और कौन कौन सी संरचना होती है, तो अनेक माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिकाएं उपस्थित होती हैं जो कि ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। इसके अलावा जंतु कोशिका में भी अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की उपस्थित होती है। पहली चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। केंद्रक के बाहर जो नलिका नुमा संरचना होती है जिसके ऊपर छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं, यह खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाती है। वह कुछ नलिका नुमा संरचनाएं होती है केंद्रक के बाहर जिन पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है, वह चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाती है। कार्य वही होता है जो पादप कोशिका में होता है। अनेक छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। लयनकाय लाइसोसोम उपस्थित रहता है। परऑक्सीसोम पाया जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक महत्वपूर्ण अंतर यह होता है कि जंतु कोशिका में तारक काय पाए जाते हैं और पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा ये नलिका नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें इस तरह की नलिका नुमा संरचना होती है, इनको गोल्जी उपकरण कहा जाता है। ये गोल्जी उपकरण कहलाती है। जिसका कार्य विभिन्न प्रकार के स्त्रावन करना होता है। कोशिका में उपस्थित जो द्रव होता है वह सभी द्रव कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसी कोशिका द्रव्य में सभी कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। केंद्रक कोशिका का सभी कार्यों का नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से पादप कोशिका और जंतु कोशिका
की संरचना होती है। अब हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखते हैं। पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में पहला अंतर यह होता है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। और क्या अंतर होता है? तो दूसरा अंतर, पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्र की रिक्तिका पाई जाती है, जिसे हम रसदानी भी कहते हैं। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं या तो छोटी होती है या अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, जो कि अनेक प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं। अगला अंतर है, तारककाय नहीं पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में 2 तारक केंद्र उपस्थित वाला तारककाय पाया जाता है। जंतु कोशिका में ये तारक केंद्र तारक तंतुओं का निर्माण करते हैं, लेकिन पादप कोशिका में तर्कु तंतु का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। तर्कु तंतुओं का कार्य क्या होता है और ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं? तो जब कोशिका का विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के अंदर इन तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है। जब कोशिका विभाजन हम पढ़ते हैं तो कोशिका विभाजन के अंदर इस तरह से गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं और ये तर्कु तंतु पाए जाते हैं। इन तर्कु तंतुओं का निर्माण जंतु कोशिका में तो तारक केंद्र के द्वारा होता है और पादप कोशिका में इनका निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। पादप कोशिका में 2 कोशिकाओं को जोड़ने के लिए, उनमें संपर्क के लिए जो संरचना उपस्थित होती है उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। ये जैसे 2 कोशिका है, ये पहली कोशिका और ये दूसरी कोशिका, इनके बीच में तंतुनुमा संरचना होती है जो दोनों कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। ये प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाए जाते हैं। स्फीरोसोम उपस्थित होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में स्फीरोसोम अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है, लेकिन जंतुओं के अंदर जो जंतु कोशिका होगी उसमें भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण अंतर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में ये होता है कि पादप कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है उसमें एक कोशिका 2 कोशिकाओं में जो विभाजित होती है वो विभाजन पादप कोशिका में तो कोशिका पट्टी के निर्माण के द्वारा होता है। इसका अर्थ यह है कि पादप कोशिका के मध्य में एक कोशिका पट्टी बनेगी और फिर 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन जंतु कोशिका में एक खाँच का निर्माण होता है। जंतु कोशिका जब एक कोशिका से 2 कोशिका में विभाजित होती है तो इस तरह से बीच में खाँच का निर्माण होगा और इस खाँच के द्वारा ये खाँच बाहर से अंदर की ओर धीरे धीरे गति करता है और इस तरह से 2 कोशिकाएं विभाजित होती है। तो जंतु कोशिका में तो खाँच का निर्माण होता है और पादप कोशिका में कोशिका पट्टी के द्वारा विभाजन होता है। इस तरह से हमारा अगला बिंदु प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर है। हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन कर लिया है, तो इनमें जो अंतर है उसको हम आसानी से बता सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पहला जो उदाहरण होता है वह जीवाणु, साइनोजीवाणु और माइकोप्लाज्मा होता है। इन सभी को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन सी कोशिकाओं को शामिल किया गया है? तो पहला, शैवाल, कवक, सभी पादप एवं जंतु कोशिकाओं को शामिल किया गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार कोशिका का 0.1 से 5 माइक्रोमीटर होता है,
लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका का आकार 5 से 20 माइक्रोन तक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूकोपेप्टाइड नामक पदार्थ की बनी होती है और माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अगला अंतर होता है कि कोशिकांगों से संबंधित जितने भी कोशिकांग होते हैं, ER, अंतःप्रदवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्जी इकाई, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, सूक्ष्म नलिका, राइबोसोम, इसमें से राइबोसोम को छोड़ करके बाकी सभी कोशिकांग जो होते हैं वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं और यूकेरियोटिक कोशिका में सुविकसित उपस्थित होते हैं। अगर हम कार्य की बात करें तो अंतःप्रदवी जालिका ER का कार्य जो होता है वह परिवहन का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य श्वसन का होता है जो कि ऊर्जा उत्पन्न करता है। तीसरा लवक होता है जो पादपों के अंदर भोजन निर्माण में सहायक होता है, जिसमें हम हरित लवक भी पढ़ते हैं। चौथा गोल्जी इकाई होता है जो कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्त्राव करने का कार्य करता है। लाइसोसोम ये भोजन का पाचन करने में सहायता प्रदान करता है। सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाओं का कार्य क्या होता है? सूक्ष्म नलिकाएं कोशिका भित्ति का निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है, जो कि पादप कोशिका में होती है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। अगर हम राइबोसोम की बात करें कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का होता है और यूकेरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, जिसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। लेकिन सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दो ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यूकेरियोटिक कोशिका में 70S और 80S दोनों प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का होता है और माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दो कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनमें 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वह उपस्थित होता है। अगर हम केंद्रक की बात करें दोनों कोशिकाओं में, तो केंद्रक में केंद्रक कला, केंद्रिका अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इसमें दोहरी उपस्थित होती है और केंद्रिका भी उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ था, जिसे हमने न्यूक्लियोइड कहा था, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला के द्वारा घिरा रहता है। हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, इसीलिए में इसमें गुणसूत्रों का निर्माण नहीं होता है। लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, इसीलिए व्यवस्थित DNA का निर्माण होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका हमेशा अगुणित अवस्था में रहती है, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में यह अगुणित और द्विगुणित रूप से पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में तारक अनुपस्थित होता है। सभी जंतु कोशिकाओं में तारक पाए जाते हैं और पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। अगर हम कशाभिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने जीवाणु की संरचना देखी थी, जिसमें एक कशाभिका इस तरह से धागेनुमा कशाभिका पाई जाती है, जो कि गति करने में सहायता प्रदान करता है। लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में यदि कशाभिका उपस्थित होती है तो वह 9+2 की संरचना में पाई जाती है, जो कि हम आगे के अध्यायों में अध्ययन करेंगे। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं, असूत्री विभाजन होते हैं, तर्कुतंतु नहीं बनते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन दोनों होते हैं, तर्कुतंतुओं का निर्माण होता है, गुणसूत्र की गति स्पष्ट होती है। तो ये सभी चीज़ें यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं।
समसूत्री विभाजन ऐसा विभाजन होता है जिससे एक कोशिका विभाजित होती है और दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करेगी, लेकिन इनमें गुणसूत्रों की संख्या हमेशा मात्र कोशिका के समान रहती है। और अर्धसूत्री विभाजन ऐसा होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है पुत्री कोशिका में। यह हम कोशिका विभाजन के अंदर पढ़ते हैं। अगला अंतर लैंगिक जनन से संबंधित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है और जंतु कोशिका में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन से आशय यह होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मध्य संलयन की प्रक्रिया होती है व युग्मनज का निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। अगर हम श्वसन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन का मतलब होता है कि इसमें वायु अनुपस्थित रहती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वायु श्वसन होता है। इसका अर्थ यह है कि वायु की उपस्थिति के अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है और श्वसन की प्रक्रिया जो संपन्न होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। तो इस प्रकार से हमने पादप कोशिका, जंतु कोशिका में और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखा।